आइए सर। आज इसमें कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। कंसेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसे वित्तीय स्टेटमेंट होते हैं जहां पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, यानी कि कंपनी ने कितने सेल परचेज किए, कंपनी का जीपी कितना है, कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना, और फाइनल अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट तैयार होती है विच इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन और पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सोल प्रोप्राइटर जहां सिंगल ओनर होता है। कंपनीज के केस में तो और भी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो सिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। कैश फ्लो भी आपको पढ़ना है, आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी आपको पढ़ना है, कंपनीज के बेसिस में वहां करेंगे। तो यहां पे मैंने यूजर्स बताया था। यूजर मतलब उपयोगकर्ता, कौन कौन पर्संस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उपयोग में लाएंगे, यानी किनके लिए ये जरूरी है। ठीक है सर, मिट्टी कुम्हार के लिए जरूरी नहीं, मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैं कुम्हार का काम नहीं करता। तो इनिशियली जरूरत किसको है, जो ये समझते हैं कि यस इनसे हमें यूज करना है या उस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं। तो मैंने आपको इंटरनल यानी आंतरिक यूजर्स के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में। तो इंटरनल के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था ये 5 पॉइंट्स। आई होप कि आपने रिवाइज किए होंगे 5 पॉइंट्स। और अब आपको मैं एक्सटर्नल यानी बाहरी यूजर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप अपने पास हेडिंग लगाएंगे सर। हेडिंग लगाएंगे सर। आइए सर, हेडिंग लगाएंगे। कंसेप्ट नंबर 6 में ही है, कंसेप्ट नंबर 6 में ही हम हैं। आज मैं एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बताऊंगा। यानी ये दूसरा टाइप है सर, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, वो पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है। ये एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वो कौन कौन से पर्संस हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट्स में इसको बाइफरकेट किया था। आज एक्सटर्नल की बात करते हैं सर। आइए, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, आउटसाइडर। आउटसाइड यूजर्स। आइए सर, कंसेप्ट नंबर 6 में यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेकंड टाइप, ये टाइप है सर, ये सेकंड टाइप है। आप भी इस तरह लिखेंगे, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो बाहरी लोग हैं। अभी इंटरनल कर रहे थे, इंटरनल यूजर्स यानी कि जिस कंपनी में आप जो कंपनी है उसके भीतर कौन से अधिकारी गण काम कर रहे हैं, उसके भीतर कौन से लोग काम कर रहे हैं, सीईओ, सीएफओ और बहुत से ऑफिसर्स, एमडी, चेयरमैन, बहुत से लोगों की बात करी। बिकॉज वो उस कंपनी को चला रहे हैं, उस कंपनी के भीतर का हिस्सा है, उस कंपनी की इंटरनल पावर है। ठीक है, उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन
कुछ पर्सन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कंपनी से बाहर है बट उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा, उन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन यस कंपनी में फिर भी उनका हिस्सा है, कंपनी में वो इंटरेस्टेड है, कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है, तो उनको भी ये जानना होगा कि जहां वो पैसा लगा रहे हैं क्या वो पैसा फालतू यूज तो नहीं हो रहा, क्या उस कंपनी में दम भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पुरानी कोर्ट्स में कहावत में सुना होगा कि लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, विच मींस कि जिस कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली यानी मनी के टर्म्स में, यानी कि उसके पास अच्छी संपत्ति और मार्केट में उसका अच्छा नाम नहीं है, गुडविल नहीं है, तो उस पे कोई पैसा क्यों लगाएगा। वही उसी तरह जिस तरह लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, ठीक है सर। तो ये आपने डायलॉग्स में भी सुना होगा। तो यहां पे भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो वो बाहरी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है सर। तो आइए पहले तो ये देखते हैं कि वो एक्सटर्नल लोग कौन कौन से, ऑब्वियसली जरूरत तो उनको भी है, लेकिन वो कौन कौन से एक्सटर्नल लोग हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो डिमांड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिनको जरूरत है रीड करने की, पढ़ने की, वो मांग करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के दिखाओ, ठीक है सर। तो पहले वो यूजर्स देखें, वो यूजर्स कौन कौन से हैं, कौन से वो यूजर्स हैं, क्या नाम है उनका। तो पहले इसको हेडिंग में लिखेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आउटसाइड यूजर्स सर, आइए, ठीक है सर। तो एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हेडिंग आप लगाएंगे, ये हेडिंग आप लगाएंगे, टाइप 2 है। इसी के अंदर आप पहला पॉइंट, इसी के अंदर पहला पॉइंट आप लिखेंगे सर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखेंगे सर। पहला पॉइंट, एक्सटर्नल यूजर्स having direct financial interest, आइए सर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मार्कर इश्यूज कर रहा था, मार्कर दिक्कत कर रहा था, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए सर, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो बाहरी यूजर्स, ठीक है सर। एक्सटर्नल यूजर हैविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एक ऐसे यूजर्स जो सीधा तौर पे
फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं उस कंपनी में, जिस कंपनी की बात हो रही, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, व्हाटएवर, ठीक है सर। तो एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जिनका सीधे तौर पे कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट है। क्या है इसको और डिटेल में समझते हैं सर, आइए। इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं लिखता हूं, फिर आपको विजुलाइज करके आगे लेके चलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखते हैं इसके अंदर, आइए इसके अंदर थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, इसी का सब पॉइंट है, ये इसी का सब पॉइंट है ये, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट नहीं, ये इधर है, ये इसी का सब पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। लिखिए द एग्जिस्टिंग and the prospective creditors and investor having direct interest in financial, in the accounting information, in the accounting information। आइए सर, पहले तो इस बात को समझे, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये बातें यहां तक लिखी। अब सवाल ये है एक्सटर्नल यूजर्स है कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स। आइए इसको नोट करेंगे, इसके बाद मैं सारा रब करूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं पॉइंट्स कराऊंगा, आइए, ठीक है। आइए सर, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एक कंपनी है, लेट्स से रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, डजंट मैटर। आइए, तो ये कंपनी वर्क कर रही है। तो चूंकि ये एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, ये फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में फिर से करेंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के जो 12th में आपके हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट में ये समझ लीजिए कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो दूसरों को इनवाइट करती हैं कि आओ हमारे पास पैसा लगाओ, और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कुछ सिलेक्टेड लोगों तक सीमित होती हैं कि वही लोग उसमें पैसा लगाते हैं, इसलिए वहां वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और वर्ड पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है। अगर पब्लिक लिखा हो तो समझ लीजिए कंपनी बहुत बड़ी है, उसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। ये सारी बातें बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ेंगे, जब ये बातें आएंगी, लिस्ट क्या होता है, कैसे लिस्ट होते हैं, इशू ऑफ शेयर, ये सब उस चैप्टर में जब आता है ना, तब उसको और खुल के बताना होता है। यहां पे ब्रीफ में मैंने बताया, ऊपर से बताया। आइए, तो यहां आपने ये देखना है कि ये कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं सर, शेयर होल्डर्स। ये कंपनीज के शेयर होल्डर है सर, ठीक है।
इनमें से ये देखिए सर, ये क्रेडिटर्स हैं। वैसे बेसिक टर्म्स में ये आएगा क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, ये उस टॉपिक में भी आएगा, इसका बकायदा सेपरेट चैप्टर है आपका। लेकिन यहां पे फिर भी आप मीनिंग समझ लीजिए, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। लेनदार जो हमसे पैसा लेगा, लेनदार जो पैसा लेगा, जो पैसा लेगा, ठीक है, आपसे, ठीक है ना, लेनदार आपने कुछ ना कुछ उससे लिया है, गुड्स लिए या पैसे लिए तो वापस वो लेगा, तो डेट इज कॉल्ड क्रेडिटर। लेनदार, लेनदार लेने वाला, हमसे लेने वाला, डेट इज कॉल्ड क्रेडिटर। डेटर इसका जस्ट उल्टा होता है, देने वाला, डेटर देने वाला, ठीक है सर। ये बेसिक टर्म्स में फिर से आएगा, वहां डेप्थ में करेंगे। आइए, तो ये कंपनीज के कुछ शेयर होल्डर्स हैं और ये कंपनीज के कुछ क्रेडिटर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है, कंपनी के अंश, कंपनी का हिस्सेदारी खरीदी होती है, ठीक है सर। ज्यादातर क्योंकि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इन शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में सर पैसा लगाया हुआ है, ठीक है ना, मनी इन्वेस्टेड। इस कंपनी में पैसा लगाया है इन शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स सब क्या होते हैं, शेयर होल्डर वो पर्संस होते हैं जो कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का शेयर 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। ये मैंने 6 शेयर होल्डर बनाए, वैसे लाखों के होते हैं सर। तो ये कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं एक पर्सन हूं, इस पर्सन ने, ये शेयर होल्डर है, इस पर्सन ने इस 100 रुपए में अपनी हिस्सेदारी ली, यानी कि 100 रुपए दे के कंपनी के वो एक हिस्सेदारी खरीदी। ये जो रेट है ये 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी इसके रेट्स ऊपर नीचे करती रहती है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, प्रैक्टिकली आपने सीखना है ये सब, ठीक है। तो 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक शेयर है, यानी एक अंश, कंपनी की एक हिस्सेदारी की कीमत 100 रुपए है। तो 100 रुपए आप देंगे तो आपको कंपनी का एक शेयर मिलेगा, एक शेयर, ठीक है। तो वो एक शेयर जो लेगा डेट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। उस शेयर को होल्ड करने वाला, उस शेयर का मालिकाना अधिकार ऑन पेपर लीगली शेयर होल्डर। सेबी एक्ट में, कंपनीज कानून 2013 में ये बातें सब बताई गई, यानी कि जो शेयर को सब्सक्राइब करेगा, यानी जो शेयर को खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शेयर को होल्ड करने वाला, मालिक शेयर का। तो कंपनी की ये एक हिस्सेदारी उसके हाथ में चली गई। तो ऐसे बहुत से शेयर होल्डर्स हैं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ये 100 रुपए का शेयर खरीदा होगा, यानी 100 रुपए का एक शेयर है और कंपनी जितना भी इश्यू करना चाहती है, यानी इस 100 रुपए में मल्टीपल पैसा बनाना चाहती है, यानी कि इस 100 रुपए को 1 लाख लोगों को देना चाहती है, तो 1 लाख इंटू 100 कर लो, कंपनी इतने इश्यू करना चाहती है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में डिटेल में समझेंगे सर। यहां पे आपने शेयर होल्डर का मतलब सिंपल समझना है कि जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, जिनकी कंपनी की हिस्सेदारी है, ठीक है, हिस्सेदारी, उस शेयर्स में मालिकाना हिस्सेदारी, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर, ठीक है सर। आइए, तो यहां पे मनी इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह कुछ क्रेडिटर्स होते हैं सर, ठीक है ना। अभी शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है, क्रेडिटर का मीनिंग थोड़ा सा मैं नोट में लिखवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना होए, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है सर। आइए, तो ये क्रेडिटर है, ऑब्वियसली इन्होंने कंपनी को कुछ पैसा दे रखा है, इन्होंने भी कुछ कंपनी को कुछ पैसा दे रखा है। आइए, इन्होंने कंपनी को कुछ पैसा दे रखा है, कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर, ऋण पत्र।
एक पेपर के ऊपर सर, एक पेपर के ऊपर आइए, ये देखिए एक पेपर के ऊपर एक दस्तावेज होते हैं जिसमें एक पेपर होता है सर, एक पेपर होता है। आइए ये देखिए, एक फॉर एग्जांपल एक पेपर होता है, डिबेंचर की बात कर रहा हूं, शेयर भी इसी तरह होते हैं। ये जब टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ाऊंगा कि ये इस तरीके से डिबेंचर दिखता है, ऐसा मान लीजिए। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऑन पेपर होता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिकली भी है, लेकिन ऑन पेपर डिबेंचर एक ऋण पत्र यानी ऋण लेने वाला पत्र, ऋण पत्र डिबेंचर, ये एक लैटिन वर्ड से निकला भाई, डिब्योर। डिबेंचर मतलब डिब्योर मतलब कि ये एक ऋण पत्र है, ठीक है ना। जब आप डिबेंचर कंपनी के परचेज करेंगे तो उसको ऋण पत्र बोलते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कंपनीज के दस्तखत किए हुए, आपके दस्तखत किए हुए जब आप डिबेंचर परचेज करेंगे तो इस तरीके का कोई ऋण पत्र मिलता है, ठीक है सर। तो आइए, तो वो कंपनीज के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। आप कहेंगे शेयर होल्डर तो नहीं होता, नहीं सर, शेयर होल्डर्स की मालिकाना अधिकार होता है उस कंपनी के उतने शेयर्स पे। जैसे मैंने 5 शेयर खरीदे तो उन 5 शेयर का मैं मालिक हूं, यानी उस कंपनी के अगर मान लो 10 शेयर हैं तो टोटल 10 शेयर है, तो उसमें से 5 मैंने खरीदे तो मैं 5 शेयर्स का मैं मालिक हो गया। मैं कहूंगा उस कंपनी में 5 शेयर्स की हिस्सेदारी मेरी है, यानी उस 5 शेयर का मैं मालिक हूं सर, ठीक है। आइए, तो क्रेडिटर भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स एक क्रेडिटर्स होते हैं, और भी क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब बातें लिखवाऊंगा अभी मैं। तो ये कंपनीज में पैसा लगाते हैं, ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कंपनीज की हिस्सेदारी ले लेते हैं, कुछ कंपनी की हिस्सेदारी लेते हैं, और कुछ लोग कंपनी के डिबेंचर्स को ले लेते हैं, ऋण पत्र को ले लेते हैं। यानी कि कंपनी ये वादा करती है ऑन पेपर कि हम आपसे लोन ले रहे हैं, आप हमारे क्रेडिटर हैं, हम आपको ऋण पत्र डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ऑन पेपर ये रिकॉर्ड है कि आप हमारे क्रेडिटर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं। डिबेंचर होल्डर जो है शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में नहीं आता। कंपनी एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन बकायदा बताई गई है। जब कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपको कराऊंगा, या जब कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक में आपको कराऊंगा, तो वहां ये सब बातों को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि वो पूरा प्रोसीजर पार्ट है। यानी कि उसमें कंपनी कानून, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1992, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ बहुत से ऐसे लॉज है जो उसको लेके रेफरेंस लेके, मतलब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेफरेंस लेके वहां पे पढ़ना पड़ता है। इसीलिए कंपनी अकाउंट्स थोड़ा और वास्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के कंपैरिजन में। बट डोंट वरी, आपको बहुत आसान लगेगा, आपने सुनते जाना है बस। आइए, तो टू गिव मनी, क्रेडिटर और शेयर होल्डर दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन दोनों कंपनी में पैसे लगाते हैं। दोनों की नेचर अलग है सर। एक क्रेडिटर के भांति प्रतीत होता है, एक क्रेडिटर के जैसा ट्रीट किया जाता है, और एक शेयर होल्डर ट्रीट किया जाता है। शेयर होल्डर क्रेडिटर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ये बेसिक के टॉपिक में फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये सब मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन अगर शेयर खरीदने जा रहा है, कोई भी क्रेडिटर यानी डिबेंचर होल्डर पैसा देने जा रहा है उस कंपनी को, उस कंपनी के डिबेंचर परचेस करने जा रहा है, उस कंपनी के ऋण पत्र परचेस करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों केस में पैसा तो जेब से जा रहा है सर, पैसा तो जेब से लग रहा है ना। तो जब पैसा जेब से लग रहा है तो एक समझदार इन्वेस्टर, एक समझदार शेयर होल्डर, एक समझदार डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ये देखेगा कि सर कंपनी की स्थिति बाजार में क्या है, कंपनी की स्थिति, कंपनी की स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि कंपनी की तबीयत खराब तो नहीं है, या कंपनी मरने वाली तो नहीं है, या कंपनी को कोई बीमारी तो नहीं है, विच मीन्स कि लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता, स्ट्रांग बंदे पे ही व्यक्ति पैसा लगाता है, उसी के ऊपर चांस खेलता है, उसी के ऊपर गेम खेलता है। विच मीन्स कि यहां पे शेयर होल्डर और यहां पे डिबेंचर होल्डर ये देखना चाहते हैं कि जिनको हम यानी क्रेडिटर जिनको हम पैसा दे रहे हैं, जिनकी डिबेंचर ले रहे हैं, क्या वो कंपनी दमदार है, क्या उसकी प्लानिंग अच्छी है, क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। उसी तरह एक शेयर होल्डर जो कंपनी के अंश खरीदते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जो कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, उसके जो प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली पोर्टफोलियो होता है,
उसमें कितना दम है, कंपनी क्या बिजनेस करना चाह रही है। यानी कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आप 10 बार सोचते हो। अगर 10 बार सोचोगे तो एक बार सही निर्णय होगा, सही फैसला होगा। तो उसी केस में ये सही निर्णय हो सके, सही फैसला हो सके, सही डिसीजन हो सके, तो एक्सटर्नल यूजर्स में यानी कि बाहरी यूजर्स में वो लोग ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो हमको चाहिए, यानी पब्लिश होने होंगे, ये हमको चाहिए। इसीलिए कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, ये कंपनी सेक्ट में आप सीखेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पंच करके पब्लिक को प्लेस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स भी जानना चाहते हैं कि हम उस कंपनी के शेयर क्यों खरीदें, हम उस कंपनी के क्रेडिटर क्यों बने, मतलब हम उस कंपनी के डिबेंचर्स क्यों परचेज करें, पैसा क्यों खर्चा करें, जब तक उस कंपनी में दम ही नहीं है। जब वो कंपनी मरने वाली है, जब वो कंपनी चिता पे लेटी है, तो उसमें आग लगाई जा सकती है, उसमें पैसा नहीं लगाया जा सकता। यानी जो कंपनी मर रही है, जो मरने वाली है, जो चिता पे लेटी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे नहीं है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी नहीं है, तो हम उस पर पैसा नहीं लगा सकते। क्यों? उसी तरह उनको भी यूजर्स हैं, वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनीज की क्या पोजीशन है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाहरी लोग, तो ये वो बाहरी लोग हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, ये सारी बातें अभी लिखवाऊंगा, जो बाहरी है। बाहरी क्यों? बाहरी ही क्यों? क्योंकि ये कंपनी के मैनेजमेंट में रह के काम नहीं कर रहे सर, कंपनी के बाहर